पेपर। अब हम लोग धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पर बढ़ रहे हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहना, अपना रिवीजन 100% देना है रिवीजन पे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर टाइम नहीं सेव कर पाओगे। देखो पहला सवाल है, 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः इतने इतने सेकंड के बाद बदलती हैं, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी। सबसे पहली बात तो ये है, जब भी वो पहली बार एक साथ बदलेंगी तो वो अपने एलसीएम पर बदलेंगी। कौन सा एलसीएम? जो हमें टाइम दिया गया है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 0 आ गया, 3 4 6 का एलसीएम 12 होता है, यानी कि 120 सेकंड में वो पहली बार एक साथ बदलेंगी। यानी कि अगर इसको मिनट में बनाएंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 मिनट में वो एक बार एक साथ बदल लेंगे। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी? 15 बार बदलेंगे। अगला सवाल, साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। देखो रुपए और टॉफी की वो बात कर रहा है, यानी कि 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, ये हो गया सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। 20% का प्रॉफिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये टोटल बन गया हमारे पास, ये तो था हमारे पास सेलिंग प्राइस, अगर इन दोनों को मिला लेंगे ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब वो ये कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए, यानी कि हम क्या करते हैं, 1 का ऊपर नीचे कर लिया गुणा। अब 1 रुपए की बात पूछ रहा है, यहाँ पर देखो ऊपर रुपए लिखे थे, नीचे टॉफी लिखी थी, तो ऊपर रुपए लिखा होगा, रुपए को हम टच नहीं करेंगे, बाकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 10, ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/10 आया। 1 रुपए में 10 टॉफियां बेचनी होगी। अब देखो ये तो आपको आसान लग रहा होगा, आप ऐसे जनरली भी कर लेंगे, कभी कभी टफ सवाल आते हैं, इस पे बहुत आसानी से कर लोगे। अब वो यही कह देता 5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, तो 1/12 गुणे में 120/100 और 5/5 हो गया। ठीक है, अब हमें 5 रुपए की बात करनी है तो उसको टच नहीं करना है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन कर लो, ये किया हमने तो ये 10 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5 रुपए में 50 हमको बेचनी होंगी। देखो 1 में जब 10 बेच रहे तो 5 का गुणा करेंगे, 5 में 50, वही चीज निकल आई। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आसानी से बना सकते हो। ये टफ सवाल आते हैं तब ये यही काम में आता है, अभी तो आप सरल है तो ये आसानी से कर सकते थे। विक्रय मूल्य इतना, अंकित मूल्य इतना, छूट परसेंटेज बताना है। भाई ये 0 से 0 चला गया, 4 7 28, 4 एकम 4, 10 से 7 में बेची गई, 3 का छूट दिया गया किस पर? 10 पर गुणे में 100, यानी कि 30% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, पी को क्यू से 20% कम अंक मिले, आर को क्यू से 20% कम अंक मिले, आर को इतने मिले तो पी के अंक कितने हैं। हमें रिलेशन बताना है आर और पी का, क्यू से मतलब नहीं है, यानी कि पी अपॉन में क्यू इंटू में क्यू अपॉन में आर कर ले तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पहली कंडीशन में बोल रहा है पी को क्यू से 20 कम मिले हैं, तो क्यू को 100 मिले होंगे, पी को 80 मिले। अब दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है आर को क्यू से 20 कम मिले हैं, आर को क्यू से 20 कम मिले हैं, तो ये हो गया 80 हमारे पास। बस खत्म हो गया सवाल, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट। पी अपॉन में आर ये बराबर हो गया 1/1, यानी कि आर को अगर 160 मिले हैं तो पी को भी 160 मिले हैं। वो भी कह रहा हम किसी से कम है क्या। 4/11 और 16/33 का महत्तम समावर्त क्या होगा, यानी कि कभी भी भिन्न का जो भी पूछा जाए वो ऊपर वाले नंबर का निकाल दो, एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ और बाकी बचे नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो ऊपर एचसीएफ तो 4 हो गया, अब इनका अगर एलसीएम लिखोगे तो 33 हो जाएगा। आंसर आसान था। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर हमको बतानी। सबसे पहले तो इसको पूरा बना लो वर्ष में, यानी कि 12 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 8 प्लस का 1/2 हो गया, 8 दूनी 16, 17/2 वर्ष आ गए निकल कर। अब 1 से राशि 2 हो गई, ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया का, यानी कि 1 रुपये का प्रिंसिपल था और 17/2 हमारे पास टाइम था, रेट हमें पता नहीं, बटे में 100, ब्याज कितना मिला था? 1 रुपया का मिला था। ठीक है, तो आर बराबर में 200/17 आ जाएगा। ऑप्शन का सहारा लेते हुए कर लो, 17 एकम 17, 3 बच गया, फिर 17 एकम 17 हो गया, यानी कि 11 के समथिंग आंसर आ जाएगा। बात खत्म। अगला सवाल, एम एक काम को इतने दिन में, एन उसी काम को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखो अगर आप कर पा रहे तब तो ठीक है, डायरेक्ट 39/2 गुणे में 13/2 और 13 चौकू 52 हो जाएगा, 52 बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 चौकू में 52 हो गया और इधर कुछ कटेगा नहीं कटेगा, यानी 39/8 आंसर आ गया। भाई ये चीज हमने बताई थी ना कि अगर ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में,
और पूछ ले दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y। वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दी। नहीं तो आप एलसीएम वगैरह लेके 39/2 13/2 करेंगे। एलसीएम ऊपर वाले नंबर का ले लेते 13 आ जाएगा, यानी कि इसकी इफिशियंसी हो गई हमारे पास, सॉरी 39, 2 हो गई, इसकी हमारे पास 6 इफिशियंसी हो गई। ये m था और n था, यानी कि 39/6 2 8 हो जाएगी टोटल इफिशियंसी। भाग कर दो, यहाँ से भी सेम आएगा। ठीक है, सी डी से 4 गुना कुशल है। सी को एक काम पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई देखो, सी और डी की बात करें, 4 गुना कुशल है, तो ये इस तरीके से हो गया, इफिशियंसी हो गया। अगर हम यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालें तो 1 और 4 इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखना, टाइम आ गया, सी कोई काम कर रहा है 1 दिन में, डी कोई काम कर रहा है 4 दिन में। सी और डी मिलकर कई दिनों में करेंगे, 4 गुणे में 1, दोनों को जोड़ देंगे 5, इतने दिनों में करेंगे। हमारे हिसाब से डिफरेंस देखना है अब इसमें, क्योंकि हमें डिफरेंस ही दिया गया था 3 बराबर में 63, तो 4/5 बराबर क्या होगा, 21 3 63, इसका भी 21 कर दो, 21 चौक 84/5 हो गया, 16 पंजे 80 होता, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। भाई सिंपल सी बात है, परिमाप हम 4a लिखते हैं, तो इसमें कोई स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, 5% की वृद्धि हुई है तो उसके परिमाप में भी 5 की वृद्धि होगी। अगर इसमें पावर होता तो 2 बार हमें 5 की वृद्धि करनी पड़ती, लेकिन पावर वगैरह कुछ लगी नहीं, तो सिंपल है। कहता बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 8 और 28 की बात कर रहा, 8 के बाद विषम संख्या 9, 28 से पहले विषम संख्या 27, इनके बीच में जो भी संख्याएं रही होंगी विषम, सबका डिफरेंस सेम रहा होगा। बिल्कुल, जब डिफरेंस सेम रहता है तो फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बटे में 2, यानी कि 36/2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 18। अगला सवाल, अब ए बी का रेशियो ये है, बी सी का ये, हमें तीनों का रेशियो बताना है। ऑप्शन पे एक नजर पहले डालो कि ऑप्शन में हम ए बी का देखेंगे तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। अब हम देखेंगे बी सी का रेशियो, बी सी का रेशियो में बहुत कहीं भी बराबर नहीं दिख रहा है, तो 3 और 8 का रेशियो में बी सी का चाहिए, तो यहाँ से 3 और 8 आ पाएगा नहीं, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है, 8 पन्ने 40 होता है। इधर करेंगे 3 से 10 पे हम जा ही नहीं सकते, हटा दो। इसमें करेंगे तो 3 गुणे में 5 और इधर हो गया 8 गुणे में 5, यहाँ से हम आ सकते, तो ये आंसर लगा दो। अब इसमें अगर देखते 3 8, तो 3 का 5 गुना ये हो रहा था, इसका 5 गुना थोड़ी ना 22 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट। आपको देखते ही आंसर लगाना है ऐसे सवालों में, ये फ्री के नंबर होते हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से इतने % अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ % कितना है। भाई देखो, 25 उसने अधिक किया, 20 उसने छूट दे दी, प्लस माइनस -25 गुणे में 20/100 हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस हो गया हमारे पास 5, वो भी प्लस का माइनस का 5, यानी कि क्या हुआ 0, आंसर आ गया। ये चीज हमने बताई थी कि देखो 100 को 20% बढ़ा दिया जाए 120, फिर इसको 20% कम कर दिया जाए 96, तो ओवरऑल इसी से तो करते थे, 20 की वृद्धि 20 की कमी, प्लस माइनस 20 गुणे में 20/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाता था, यानी कि 4% की कमी होगी, यानी कि 96% रह जाता था। यही तो करते थे। वही चीज यहाँ पर हुई, भाई कोई सीपी से एमपी आया, फिर उस पर छूट दे के कोई सेलिंग प्राइस बना, तो इसी से तो हम कंपेयर करेंगे, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, उससे संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा इतने सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि 0.1 गुना हो रहा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 अपॉन में 100, आंसर लगा दो। मैंने आपको बताया था अगर साइड 2 हो तो एरिया √3 होता है संभावित त्रिभुज का। अब यहाँ पर 0.2 बोल दिया तो कै गुना हो रहा था 0.1 का, इसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0.01 आ जाएगा, और √3 ये वाला चिपका दो, यानी कि आंसर आ जाता है। नहीं समझे, जैसे 2 और √3 है, हमने बोल दिया 8 सेंटीमीटर भुजा संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुना हो रहा था, इसका स्क्वायर 16 हो गया, इसी √3 को चिपका दो, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। वही चीज यहाँ पर की, अगर नहीं पता तो फार्मूला होता √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a का मतलब हो गया 0.2 इंटू में 0.2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, √3/100, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
एक टेबल का विक्रय मूल्य इतने रुपए तथा हानि परसेंटेज इतनी है। यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपए तो लाभ परसेंटेज कितना होगा? भाई सिंपल है, 1972 में 32% की हानि, कोई चीज 100 की है, 32 की अगर हानि होगी तो 68 रहा होगा, तो 68 बराबर हो गया। अब हम 3000 बराबर निकाल लेंगे, जो देख लेंगे बाद में 100 से कितना ज्यादा हो रहा, वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि लाभ हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले कर देंगे 17 चौकू 68, 17 एकम 17, 2 बच गया, 17 एकम 17, 17 छक्का 102 हो गया। तो 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नेम 36 हो गया। अब ये तो पॉइंट में आ रहा तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। चलो करते हैं भाई, 3000 इधर कर लेंगे तो एक बार जाएगा, एक बचा, फिर उतारा लिया 0, नहीं जाएगा, फिर उतारा लिया 0, 4 बार जाएगा, 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, वो भी ज्यादा हो गया, 3 ही बार जाएगा, 3 नेम 27 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, यानी कि 13 बच गया। पॉइंट लगाएंगे 0 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अगर हम मान लो यहाँ पर देखें 103, तो इसी में डिफरेंस हमारा 3 का चल रहा है। अब भैया 3 से ज्यादा तो डिफरेंस आ नहीं पाएगा, आंसर लगा दो, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालना है यानी कि जो भी यहाँ पर आएगा उसमें से ही हमें 100 घटाना होगा, यानी कि 103 आ गया, उसके बाद पॉइंट में चलता रहेगा कुछ भी, यानी कि स्टार्टिंग में तो 3 हमें मिलना ही मिलना है। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर लॉस निकालना होता थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती। 18 छात्रों का औसत भार 54 है। उस समूह में नए छात्र को शामिल करने पर औसत भार जी बढ़ जाता नए छात्र का भार। ये आपकी पिछली शिफ्ट में भी था, यानी कि 6 की चौथे में। अब देखो 54 तो उसे लाना ही पड़ेगा, जो भी नया छात्र आया 54 लाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने सब में एक एक बढ़ा दिया, यानी कि छात्र 18 थे, एक खुद भी आ गया, यानी कि 19 लोगों में एक एक बढ़ गया, यानी कि आंसर आ गया 73। अगला सवाल, राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए इतना और दूसरे वर्ष के लिए इतना ब्याज मिलता है। यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझो भाई, दूसरे साल के लिए कितनी हो गई 1400 और तीसरे साल के लिए कितनी हो गई 2996 हो गई। अब इसमें क्या करते हैं भाई, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 6 9 9 से 4 गया 5 हो गया, 2 से 1 गया 1, और इसको बेस ईयर मान लो, एक साल की बात कर लो, यानी कि 1400 पर हमें कुछ ब्याज मिला होगा, रेट 8% रही होगी, एक साल की बात है, बराबर में 1596 हो गया, और ये इससे देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, आर बराबर 14 एकम 14 हो गया। अब बचा कितना है 1, यानी कि 14 एकम 14, 14 चौकू 56, 114% आ गया। अब हुआ कैसे, ट्री मेथड पे चलते हैं। पहले साल तो तीनों साल में ब्याज बराबर रहेगा, दूसरे साल में ये यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ रेट रहा होगा, तो ये पहले साल का ब्याज आया, इस पे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, सीआई की बात कर रहे हैं अब। फिर यहाँ पर जब आते हैं तो इसका भी ब्याज आ जाता है और इसका भी ब्याज आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 2b, और फिर इस पर कुछ 8% से ब्याज मिलेगा, ये सी हो गया। यानी कि अगर हम देखें हमारे हिसाब से दूसरे साल में a प्लस बी ब्याज मिला है और तीसरे साल में हमें मिला है a प्लस में 2b प्लस में c। अगर हम 3 साल और 2 साल का डिफरेंस देखें तो a प्लस का 2b प्लस का c हो गया, और फिर माइनस में a माइनस का b हो गया, यही तो बात हुई। यानी कि अगर हम देखते तो इसको दिया गया था 2996 माइनस का 1400, ठीक है। यहाँ से ये a से एक कैंसिल आउट हो गया, यानी कि b प्लस का c आया हमारे पास, निकल कर कितना 1596 आया। यानी कि जो b प्लस आया है c, वो तीसरे साल में इतना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। अब किस पर मिल रहा है भाई, इसी पर तो एक्स्ट्रा ब्याज ये निकल कर आया, यानी कि a प्लस बी तो मिल ही रहा था, उस पर b प्लस c एक्स्ट्रा हो गया, किस पर हुआ a प्लस बी पर हुआ है, तभी तो ये एक्स्ट्रा बन गया। नहीं तो देखो भाई, यहाँ पे हमने 2 साल का बनाया था, यहाँ पे समझना बात को, यहाँ पर a प्लस बी बनाया था दूसरे साल का, तीसरे साल का a प्लस का b प्लस का b प्लस का c आया, यही तो एक्स्ट्रा आया। ये क्यों एक्स्ट्रा आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि ये जो a था ना, इसका भी कुछ ब्याज मिल रहा था, a था इसका भी यहाँ पर कुछ ब्याज मिल रहा था, b का भी कुछ ब्याज यहाँ पर मिल रहा था, यानी कि कुल मिलाकर दूसरे साल पे जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था वही b प्लस c है, वही हमारा 1596 निकल के आया। तो अब बेस ईयर क्या हो गया, सेकेंड ईयर वाला हो गया हमारे पास, यानी कि 1400, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 1400 हो गया। बस 1400 का r% निकाल लेना था हमें 1596। अब ये देखो सवाल ऐसा हो गया कि आप इसको अच्छे से कर लो, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि फटाक से आंसर आए, ऐसा नहीं कि वहां सोच रहे बेसिक बना रहे फिर कोई मतलब नहीं बनेगा,
ठीक है। अगला सवाल, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि कार इतने की और दूसरी कार इतनी की चाल से चलती हैं तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। भाई सेम डायरेक्शन में चलनी तो स्पीड तो उनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 75 माइनस का 55, और वो 3 घंटे के लिए चल रही है, यानी कि 0 हो गया, 7 से 5 गया 2, गुणे में 3, यानी कि 60 किलोमीटर दूरी होगी एक दूसरे से। अगला सवाल करते हैं, 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात इतना है। मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात इतना हो जाए। भाई किसको मिलाया जा रहा है, लोहे को मिलाया जा रहा है, यानी कि तांबा जितना यहाँ है उतना ही तांबा यहाँ पर होना चाहिए। देखो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। भाई कितना मिलाया गया लोहा, यहाँ से 8 मिलाया गया। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे पहले क्वांटिटी थी कितनी, टोटल थी 12, इसी 12 का मान दिया गया था 240, 8 बराबर निकालना था, तो ये 20 गुना हो गया, इसका भी 20 गुना, यानी कि 160 आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 8 पन्ना 40 हो गया, यानी कि इधर आ जाएगा माइनस का 19, यानी कि इधर आ जाएगा 1, तो 7 गुणे में 1 हो गया, 413 डिवाइड बाई में 7, 7 छक्का 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया, 7 नेम 63, यानी 59 आंसर। अगला सवाल, उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में इतनी लंबाई के सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता हो। कम से कम समय में यानी कि ज्यादा से ज्यादा लंबाई होनी चाहिए, तभी तो नाप पाओगे। यानी कि वो ये कहना चाह रहा, मैं एससीएफ बता दो इन नंबरों का। सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 650, इसी तरीके से ये 350, ये 750, 100 तो हो नहीं सकता एससीएफ। 15 से अगर देखेंगे, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले 50 को उठाएंगे तो ये 50 गुणे में 13, और ये 50 गुणे में 7, ये 50 गुणे में 5, ठीक है, सॉरी 15, 15 7 13 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया 50, का काम खत्म। ठीक है, चलिए फिर ये 7 मार्च की शिफ्ट 1 थी, हम लोगों ने फिनिश कर ली है। इसके अलावा 4 शिफ्ट आपकी बची हैं। लास्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे